नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ का नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है ऐतिहासिक दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, अन्य प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। तो शुरू है आज का जो पाठ है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत से अभिप्राय कि हम इतिहास के उन तथ्यों की, इतिहास की उन गाथाओं का अध्ययन करेंगे जिसमें हमारे जो स्वदेशी शासक हैं और इन स्वदेशी शासकों का विदेशी ताकतों के साथ, विदेशी शासकों के साथ जो लड़ाइयां हुई, जो युद्ध हुए, जो संघर्ष हुए, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ का जो सामान्य परिचय है वो हम बता देते हैं आपके कि इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि इस पाठ में हम देश का अन्य देशों के साथ, विदेशी आक्रामकताओं के साथ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष का हम अध्ययन करेंगे। युगों युगों से भारत का संघर्ष अनेक देशों से रहा है। हालांकि भारत ने हमेशा से ही शांति का मार्ग अपनाया है। आगे से किसी देश पे उसने आक्रमण नहीं किया, लेकिन भारत को अनेक विदेशी आक्रामकताओं से जूझना पड़ा। तो उन्हीं आक्रामकताओं के संघर्षों का हम अध्ययन करेंगे। भारत के महत्वपूर्ण शासकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को बचाने का प्रयास किया, इस देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। उन शासकों के बारे में तथा जो संघर्ष हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय। भारत का लंबे समय तक विदेशी आक्रामकताओं से संघर्ष रहा है, जिसमें सबसे पहले अरब और तुर्क मुसलमानों का आक्रमण हुआ। तो भारत में सबसे पहले जो आक्रमण हुए, अरब से आक्रमण हुए, फिर तुर्किस्तान से आक्रमण हुए। तो इन आक्रमणों के बारे में हम पढ़ेंगे। इन आक्रमणों का कारण क्या थे? इन आक्रमणों के जो कारण थे सामान्यतः राजनीतिक कारण थे, है ना, आर्थिक कारण थे और धार्मिक कारण थे। ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। राजनीतिक कारण से अभिप्राय कि अपनी राजनीतिक प्रभु सत्ता को या अपने साम्राज्य के विस्तार करने के कारण इन्होंने आक्रमण किए। दूसरा कारण आर्थिक कारण, धन संपदा को प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों को ज्ञात था कि भारत में अकूत धन संपदा है, तो उसको प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे आक्रमण हुए। और जो मुख्य रूप से धार्मिक आक्रमण, मुस्लिम संप्रदाय में अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो ये सामान्य कारण है। सबसे पहले जो भारत में आक्रमण हुए वो अरबों ने आक्रमण किए। जैसे बताया कि उमर खलीफा के समय पहला आक्रमण 636 में अरबों ने खलीफा उमर के समय बंबई के थाने, है ना, जो अपना बंबई प्रांत सामुद्रिक क्षेत्र से इन्होंने पहला आक्रमण 636 में किया था, बंबई के थाने में, है ना, खलीफा उमर के समय में। लेकिन यह आक्रमण विफल रहा, है ना, ये हार गए। सामुद्रिक मार्ग से अपनी जो व्यापार वाणिज्य को ज्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने आक्रमण किया था। फिर बाद में इसके बाद में भड़ोच और देवाल पर भी अरबों के आक्रमण हुए, लेकिन ये विफल रहे, है ना। दूसरे क्षेत्र जो सामुद्रिक क्षेत्र, इन पर भी इन्होंने आक्रमण किए, लेकिन ये इसे जीत नहीं सके, ये विफल रहे। बाद में कुछ समय पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण आक्रमण होता है, और वो आक्रमण होता है ना, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय जो अरब में हजाज नामक सूबेदार होता है अरब का, वो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताया जाता है कि मात्र 17 वर्ष का नौजवान होता है और बहुत ही योग्य और वीर होता है, और इसको आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। आक्रमण का जो मुख्य कारण वो बताया जाता है कि श्रीलंका से बहुत सारी कन्याओं को एक जहाज में अरब के खलीफा के पास भेजा जाता है। उस जहाज को लूट लिया जाता है ना। तो उस लूट लिया जाता था। इस कारण से खलीफा इसी दोष को राजा, जो सिंध के राजा दाहिर, उस पर मंड देते
और उसको इसका हर्जाना चुकाने के लिए कहते, तो दाहिर मना कर देता। तो इसके खिलाफ ये युद्ध होता है और मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण के लिए सिंध पर भेजा जाता है। लगभग 712 में सिंध के राजा दाहिर से भयानक संघर्ष होता है। इस संघर्ष में दोस्तों बहुत ही भयानक संघर्ष होता है। इसमें संघर्ष में खूब सारी लगभग 50,000 से भी अधिक सैनिक दाहिर सैनिक के और हाथी होते, और उधर मोहम्मद कासिम के पास भी बहुत बड़ी सेना होती है ना, पत्थर फेंकने की तोपें होती है, गोले होते हैं, तो बहुत भयंकर भयानक युद्ध होता है। लेकिन अचानक से एक तीर राजा दाहिर के लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के कारण सेना में अफरा तफरी मच जाती है और आधी सेना चली जाती है। इसके कारण राजा दाहिर हार जाता है। कुछ समय तक राजा दाहिर की रानी वह संघर्ष करती है, लेकिन वो भी अंततः हार जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसकी राजा दाहिर की 2 पुत्रियों को ये मोहम्मद बिन कासिम खलीफा के पास भेज देता है ना। वहां पर खलीफा के पास भेज देता, तो वहां पर ये 2 पुत्रियां ये बोल देती है खलीफा को कि आपके पास भेजने से पूर्व मोहम्मद बिन कासिम ने 3 दिनों तक हमें हरम में रखा। ये बात जब खलीफा को पता चलती है, तो खलीफा ये आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को कि तुमने गलत किया और तुम्हारी मृत्यु। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े में सिल के भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो राजा दाहिर की पुत्रियां हैं वो झूठ बोलती है खलीफा से, और बोलती है कि हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। तो ऐसी कहानी आती है इसकी। लेकिन कुछ भी हो, इस युद्ध में राजा दाहिर हार जाता है। रावर का युद्ध होता है 712 में, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम पुनः इसकी मृत्यु हो जाती है, इसको खलीफा मौत के घाट उतार देता है। तो ये युद्ध होता है दाहिर का, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बारे में काफी पूछा जाता है। कुछ समय बाद इसके बाद में तुर्कों के आक्रमण भारत पर होते हैं। तुर्कों के आक्रमण में महमूद गजनवी का जो आक्रमण है बहुत ही प्रसिद्ध है। महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी ने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किए, और इसके बारे में खूब सारी किताबों में बताया गया है कि ये बहुत लुटेरे टाइप का शासक था। ये जहां भी जाता था, खूब जो तुर्क थे वो अरबों से भी ज्यादा खूंखार थे, है ना, मार काट, और इनमें जो धर्मांता थी बहुत ज्यादा थी। तो उसने लगभग भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहले महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण इन्हें हिंदुशाही जो कश्मीर के शासक है जयपाल से आक्रमण किया, उससे काफी संघर्ष करना पड़ा आनंदपाल से, लेकिन बाद में ये शासक मारे जाते हैं। महमूद गजनी का जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण है वो 1025 में गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। गुजरात के काठियावाड़ में स्थित सोमनाथ मंदिर बहुत ही जग प्रसिद्ध मंदिर था। इस मंदिर की जो संपदा है, इस मंदिर की जो संपत्ति के बारे में विद्वानों ने कहा है कि अकूत धन संपदा इसमें थी। हीरे जवाहरात करोड़ों अरबों खरबों रुपए की संपत्ति थी। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की जो घंटी थी उसको बजाने के लिए 200 मण सोने की चेन से उसको खींचा जाता था। लगभग 350 लोग रोज नाचने के लिए इस मंदिर में उपस्थित रहते थे। हजारों ब्राह्मण इसकी पूजा के लिए यहाँ उपस्थित रहते थे। ये अधर शिव मंदिर था, यानी जो शिवलिंग था वो वैसे अधर में झूलते हुए था। तो इस मंदिर की प्रसिद्धि काफी थी, और इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि इस मंदिर को कोई नहीं लूट सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो मोहम्मद गजनवी को यह बात चुभी और महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया। 1024 में वो आक्रमण के लिए अपने स्थान से निकला, और 1025 में इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। इस मंदिर को इसने बुरी तरह से लूटा। हजारों पंडितों का यहाँ पर कत्लेआम किया, हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कहा जाता है कि यहाँ के शिवलिंग को भी तोड़ लिया गया, और हजारों टन सोना यहाँ से वो अपने साथ ले गया था, ऐसा बताया जाता है इसके बारे में। तो मोहम्मद गजनी का जो 1025 का गजनी का सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण है बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इसका जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 में इसका अंतिम भारत पर आक्रमण जाटों के साथ इसका अंतिम आक्रमण होता है।
इसके बाद में भारत पर जो आक्रमण होता है मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण बहुत ही प्रसिद्ध है। शुरुआती दौर में मोहम्मद गोरी को भारत में सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में 1191 और 1192 में जो तराइन के युद्ध हुए, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में ये कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है, उससे वो पराजित हो जाता है। लेकिन पुनः वो 1 साल बाद तैयारी करके 1192 में वो पुनः तराइन के मैदान में आ डटता और यहाँ पर छल और कपट का सहारा लेते हुए वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हो जाती है। लगभग 350 वर्षों के संघर्ष के पश्चात भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित हो जाती है। लगभग 300 वर्षों तक भारत के अनेक शासकों ने इनको उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रोके रखा, लेकिन अंततः मोहम्मद गोरी ने इस सीमा को तोड़ा और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। बाद में मोहम्मद गोरी ने अपने दास, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम है, उसको दिल्ली का वह सूबेदार बनाता है, दिल्ली का क्षेत्र उसको देता है और खुद वापस पुणे चला जाता है। ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में खूब संवाद भी होते। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था पृथ्वीराज भट्ट, जिसने चंद्रोदय की रचना की, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाय जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की, वो कहता है कि अंत में पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार देता है। उसमें कहा जाता है कि 4 बाण से 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान, मत चूके चौहान, ऐसे शब्दों का वो पृथ्वीराज भट्ट चंद्रप्रदाय गान करता है और उसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान तीर चलाकर मोहम्मद गोरी को मार देता है। ऐसी पृथ्वीराज रासों में ऐसी इनके बारे में बताया जाता है। लेकिन अंततः लगभग 300 वर्षों के बाद में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव स्थापित हो गई, दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये संघर्षकालीन भारत 1206 से 1717 ईस्वी का जो सामान्य परिचय है, जिसके साथ ये अध्याय शुरू होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत कालीन। दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कक्षा 10 के विद्यार्थियों तक शेयर करें। एक छोटा सा प्रयास है बच्चों के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।